नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री जितेंद्र कुमार आहूजा जी। ये हमारे हेवनली पैलेस के पुराने रेजिडेंट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। श्री जितेंद्र कुमार आहूजा जी। आहूजा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आहूजा जी, हम आपकी जो हेवनली पैलेस में अभी तक की लाइफ है उसके बारे में आपसे दो चार बातें करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप हेवनली पैलेस में कब आए और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि आपने एक रिटायरमेंट होम को अपने रहने के लिए चुना। हेवनली पैलेस में आया अक्टूबर 2016 में, ये सोच के कि आराम करेंगे, बहुत काम कर लिया, बहुत कमा लिया। यहाँ जब आए तो 6 साल निकल चुके हैं, पर ये पता नहीं लगा गए कहाँ हैं। और उसका कारण ये है कि जो यहाँ आके हमने कार्यक्रम किया, जो काम किए, वो इतने इंटरेस्टिंग लगे कि टाइम निकलने में पता लगा ही नहीं। तो उसके पहले थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड दे दें कि भाई हम काम ये कैसे कर पाए। जी सर, जी सर। स्कूलिंग की सेंट कोलंबस हाई स्कूल दिल्ली में, जो आपके यहाँ 10+2 के बराबर है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। एक्सेलेंट। उसके बाद ऑनर्स इन फिज़िक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। प्रोफेसर हमारे वो हैं जो न्यूक्लियर फिज़िक्स के महान हैं सारे। उसके बाद इंजीनियरिंग की वाराणसी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और वो करने के बाद ये सोचा कि लाइफ अब स्टार्ट होगी। अपने यहाँ एक कंपनी थी जो घर की है, जिसका नाम था तीर्थधाम आहूजा प्राइवेट लिमिटेड। हम कॉन्ट्रैक्टर से बहुत बड़े। जी सर। और दिल्ली के और आसपास के कई बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल जो बिल्डिंग्स हैं वो हमने बनाई हैं, जिन पर नाम है। सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे बने हुए हैं, रिजर्व बैंक है, यूएस एम्बेसी है। पर प्रॉब्लम ये था कि मैं था मैकेनिकल इंजीनियर। जी सर। और वहाँ चाहिए थे सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियर ज़्यादा मुंशी होते हैं। जी। पर अब ये नहीं पता था कि एक दिन जाके मुंशी बन जाएंगे। ओके। खैर, हाँ जी। हमने पहला काम किया जी। आपके यहाँ पंजाब में ही ब्यास रिवर के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज पहला। वाह। वो 1969 में बना था। अच्छा। उसके बाद मैं 71 में कनाडा माइग्रेट होकर चला गया, जी। इसलिए कि 4-5 साल काम करेंगे जी। और फिर आके फिर देखा जाएगा क्या करना है। वहाँ गए तो कहते जी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो इंजीनियरिंग जो की है इंडिया से की, उसकी डिग्री तो हम मानते ही नहीं। हाँ जी। तो वहाँ पे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग करनी पड़ी, जो हमने क्वालिफाई की। हाँ जी। उसके बाद में मास्टर्स की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से। जी। उसमें भी टॉप किया। वेरी गुड। जब वहाँ पे काम करना शुरू किया तो मेरा पहला जॉब था एज इंडस्ट्रियल इंजीनियर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। ओके। जी, आपको मालूम है बहुत इंटरनेशनल कंपनी है। जी। और विद इन ए ईयर आई वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एक्सेलेंट। प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे दिल्ली में फादर की डेथ हो गई एक्सीडेंट। सॉरी। तो हमें आना पड़ा वापस। मदर कहते हैं हमने वहाँ आना नहीं है, वहाँ घर वर सब कुछ था। कहते नहीं, मेरी सारी सहेलियाँ हैं, मैं तो दिल्ली में ही रहूँगी। जी। तो हमने सारा काम वाम छोड़ के हम दिल्ली वापस आ गए। तो ऐसे समझिए कि 65 में ग्रेजुएशन की। जी। 72 में आके दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया ज्वाइन किया। 7 साल के बाद फिर ज़ीरो से स्टार्ट। ओके। क्योंकि जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो यहाँ काम नहीं आना था। पर इंजीनियर्स इंडिया में 72 से लेके और 1989 तक जी 17 साल में हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ओके। ऑफशोर ऑयल वेल्स, सबमरीन पाइपलाइंस, ओके। गैस ट्रीटिंग प्लांट्स, ये सारे मेरे बने हुए हैं। और मैंने हिंदुस्तान की आधी कोर इंडस्ट्री खुद बनाई है। एक्सीलेंट। तो उस वक्त ये सोचिए कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जी। भारत पेट्रोलियम, ये सब का कंसल्टेंट इंजीनियर्स इंडिया था। जी। और इंजीनियर्स इंडिया में एक कंडीशन होती थी कि आप एडमिशन नहीं ले सकते अनलेस यू हैव टॉप्ड। ओके। हाँ जी। खैर, उसमें चले गए। जितने वहाँ के स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस आज तक यूज़ हो रहे हैं वो सारे मेरे बनाए हुए हैं। ओह। ओके। जब ये सारा कुछ कर लिया तो वो तो था पब्लिक सेक्टर। जी। हर साल प्रमोशन, हर साल इंक्रीमेंट। ये कि 12 साल में असिस्टेंट इंजीनियर से ग्रुप जनरल मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर, विच वॉज रिमार्केबल। पर एक चीज़ दिखाई दे रही थी जी कि ये पब्लिक सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती रहेगी, और इसमें अगर आपने इंडिपेंडेंट काम करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस आएगा। मेरी एक बहुत बुरी आदत रही है जो अब तक है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता।
You I- like to work No, independently. I will say one thing. You see, whether it sounds good or not, I was a born leader. Okay. I was never a follower. All right. So I set my own rules, I set my own standards. Okay. और वही चीज़ यहाँ आके बहुत काम आई। खैर इंजीनियर्स इंडिया का काम किया, उसके बाद मेरे को सऊदी अरेबिया से कॉल आ गई एम्बेसी से कि उनको एक सिरामिक्स एक्सपर्ट चाहिए। जी। बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं चाहे मैकेनिकल इंजीनियर था, चाहे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम किया, पर शुरू से अब तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही की है। जी। ये हमारे खून में है। जी। आप यहाँ 2016 से आए हुए हैं, 6 साल तकरीबन हो गए। हमें ये भी मालूम हुआ है कि जो हेवनली पैलेस के अंदर में जो नए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बने हैं, सिरेनिटी बना है, उसके बाद में ब्लिस सिग्नेचर स्वीट्स बने हैं और अखंड ज्योत की स्थापना हुई है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ब्रीफली तो ये है कि जब मैंने सेरेनिटी बनाया उस वक्त इसका नाम था एग्जेक्टिव ब्लॉक, जी। और ये आधी स्ट्रक्चर एक खंडर की तरह खड़ी थी। कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करने को तैयार था नहीं, जी। और 2 लोगों ने मिलके, मैं अकेला था, फिर मैंने अपने दोस्त मुनीश नरवा को बुलाया जी। कि भैया तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। जी। 10 महीने 18 घंटे खड़े होके हमने लेबर बेसिस के ऊपर वो काम कंप्लीट करवाया, जी। और उसका हमें इनाम ये मिला कि जब मोगा साहब आए अमेरिका से तो पहला चीज़ ये बोलते हैं कि यार तुमने तो इसको दुल्हन बना के रख दिया। ओह, दैट वाज द रिवॉर्ड। दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया बिल्डिंग वो बनी, और इतनी ज़्यादा हमें परेशानी हुई कि 17 घंटे 18 घंटे रोज़ काम करना, और फिर हमें कुछ ऐसे लोग भी यहाँ मिल गए जिनको अपना कोई काम करने का पता था ही नहीं होता क्या, जी। वो गड़बड़ी कर रहे थे। हमें उसको भी सुधारना पड़ रहा था कि अंदर ही सैबोटाज करने वाले बैठे हुए हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ब्लिस सिग्नेचर स्वीट्स 1 अप्रैल को उसका 2022 में इनॉग्रेशन किया है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पे पीस भवन पहले बना, उसके बाद हारमनी भवन बना। इनमें सारों में फाउंडेशंस जो हैं वो राफ्ट फाउंडेशंस हैं। जी। हमने पहली चीज़ यहाँ आके देखी कि पानी का जो लेवल है जी। वो ग्राउंड से 12 या 13 फुट नीचे है। क्या वो कैनाल की वजह से है जो इसके साथ में बहती है? बिल्कुल कैनाल की वजह से है, क्योंकि बाकी पार्ट्स पंजाब में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। जी। बिकॉज राइस ग्रो करना है, वीट ग्रो करनी, पानी बहुत चाहिए। जो लेवल पहले 15 फुट पे 20 फुट पे था वो 150 पे या 200 फुट पे चला गया। जी। और ये सिचुएशन ठीक है नहीं, सब सॉइल वाटर आप ले रहे हैं जो। तो यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ऊपर था, तो मैंने यहाँ पे ये बात करी कि जी यहाँ पे आप राफ्ट फाउंडेशन नहीं बनाइए, जी। बिकॉज तब तक पीस भवन में पानी का वॉल्स में आना शुरू हो गया था। ओके। तो हमें पता लग रहा था कि सीपेज हो रही है। तो जैसे ही- सीपेज की प्रॉब्लम। हाँ, जब भी बारिश होगी वाटर लेवल बढ़ेगा और सीपेज होगी। जी। तो यहाँ मैंने ये बात की कि जी आप यहाँ पे पाइल्स फाउंडेशन करिए। जी। वो हमारे आर्किटेक्ट तो लड़ी पड़े यहाँ से, जी। वो मोगा साहब के चाहते थे। अच्छा। खैर उनके सामने जब बहसबाजी हुई तो मैंने उनको ये बोला कि भैया आप पता भी है आपको कि वाटर लेवल क्या होते हैं और सॉइल बेरिंग कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। जो लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं हमारे पास हैं ऐसे जी। एक्सपर्ट, जी। वो तो बहुत अच्छी तरह इस काम को समझते हैं। जब ये बात हुई तो फिर मेरे को एक कहना पड़ा कि जी आप मेरे को मेरी टीम बनाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। आप अगर बीच में दखल देंगे तो ये काम होगा नहीं। जी। वो इनको मनाना बहुत मुश्किल था, पर मान गए। पता नहीं क्या सेंस प्रिवेल की कि अच्छा ठीक है आप बताइए करना क्या है। हमने कहा जी हम सारी पाइल फाउंडेशन बनाएंगे और इस बिल्डिंग को हम पाइल्स पे ही खड़ा करेंगे। ओके। दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट वी कुड हैव टेकन। अच्छा। हुआ ये जी। कि जब हमने पाइलिंग करनी शुरू की तो मोगा साहब बोलते हैं बारिश हो जाएगी, पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा। तो मैं जी पाइलिंग में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी। ये बारिश हो जो मर्जी हो आप करते रहिए। पाइल्स हम लेके गए नीचे 70 फुट तक, 70 फुट तक। और 448 पाइल हैं। ओके। उसके ऊपर 97 पाइल कैप है। ओके। और जब वो पड़ गई और कॉलम्स निकलनी शुरू हुई ना, हाँ तो जी। लोग ऐसे समझे कि नीचे से कोई शहर, कोई सिटी निकलनी सिटी शुरू हुई, निकल रही। एकदम डेवलप हुआ। जी। जी। 2-4 डिसीजन हमने और लिए थे जब हमने ये बनाया था सेरेनिटी, कि मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें बदलने पड़ेंगे। जी। बिकॉज ऐसे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हैं जिनका टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जी। हमने सबसे बड़ा सबक यहाँ ये सीखा कि पीओपी का काम मत करो। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत टाइम लेता है, गंद बहुत पड़ता है, वेस्टेज बहुत होती है। जी। तो हमने यहाँ बोला कि जी आप इसको सारा चेंज करके यहाँ पे जिप्सम बोर्ड लगवाओ, फॉल सीलिंग सारी उसकी बनेगी। ओके। उस वक्त तक ये कहने हो का गया। मतलब है कि आपने बिल्कुल मॉडर्न मेथड यूज़ किए।
इनको और जो नई टेक्नोलॉजी जो मेथड यहाँ कभी यूज़ किए नहीं गए थे, वो यहाँ के आर्किटेक्ट्स उनको सुनने को तैयार नहीं थे, हमने वो सारे चेंज करवाए। मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप यहाँ आए थे रिटायरमेंट के बाद में एक पीसफुल लाइफ रहने के लिए, तो व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड, आप इस काम में कैसे इंटरेस्टेड हो गए और आप ये काम वॉलेंट्री कर रहे हैं, ऑनरेरी लेवल पे कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपका इस काम में इंटरेस्ट हो गया, ये आप कुछ बताएंगे? सर ये आप समझ लीजिए कि हम फंस गए। आहा, वो किस तरह फंस अब गए फंसे हुए तो नहीं लग रहे आप? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है। अच्छा जी। मैडम हमारी हैं लीगल डिपार्टमेंट की, जी जी। आईटीसी में रही हैं लीगल एडवाइज़र थ्रू आउट हर लाइफ। उन्होंने यहाँ पे आके जब सेरेनिटी भवन का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी शुरू की तो कर्नल भट्टे जो जीएम थे उन्होंने बात उनके साथ शुरू की। ओके अब प्रॉब्लम ये है कि सिविल लॉ में और कॉर्पोरेट लॉ में बहुत फ़र्क है। जी। अब उनको कॉन्ट्रैक्ट ना समझ आए जो बना हुआ था, तो उन्होंने मेरे को वो बोला कि जी आप देखिए। ओके। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट देखना शुरू किया तो ऑब्वियसली जीएम के साथ और चेयरमैन के साथ डिस्कशन भी शुरू हो गई। ओके। दैट इज़ हाउ आई गॉट इन्वॉल्व। आई वॉज नेवर गोइंग टू वर्क एट ऑल। तो आपको ये नहीं लगता कि भी मैं आया तो था रिटायरमेंट के बाद में एक पीसफुल लाइफ करने के लिए और मैं फिर दोबारा एक्टिव लाइफ में आ गया, जो कि आप प्रोफेशनली पहले भी कर चुके थे? अगर मैं ना करता ना तो मैं शायद पागल ही हो जाता, क्योंकि मैं सारी उम्र एक दिन भी नहीं बैठा खाली, काम मैंने थ्रू आउट किया है। पर यहाँ एक चीज़ और देखी कि कमाइयाँ तो बहुत की हैं, ये तो धर्मार्थ का काम है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे पहली कंडीशन ये थी कि मैं टीम प्रोफेशनल्स के बनाऊंगा, जी। उनको जो मैंने देना हो मैं दूंगा, पर मैं एक पैसा खुद नहीं लूँगा। ओह, सो आई स्टार्टेड ऑन अ टोटल वॉलंटरी बेसिस। बहुत बढ़िया। एंड एट दैट टाइम समबडी सेड जी कि जी आप क्यों नहीं इसका एडवांटेज लेते हैं। जी। मैंने कहा ये एक पैसे का एडवांटेज नहीं लेना, क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअलिटी और सैंक्टिटी तभी रख सकते हैं अगर आप किसी को कुछ ओ नहीं करते। जी। कोई उधार नहीं है आपका, कोई एहसान नहीं, आपकी तब आप काम कर सकते आपकी क्रिएटिविटी सबको दिख रही है। आपने बिल्डिंग जो इम्पोजिंग जो स्ट्रक्चर ऐड किया है, ये जो हमारे हेवनली पैलेस का लस्टर है उसमें एडिशन है एक, ये एक मतलब ऐसी एक रिटायरमेंट होम में ऑल ओवर इंडिया, क्या आप वर्ल्ड में भी देखें तो आज की डेट में हेवनली पैलेस वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें आपका ये जो योगदान है तो ये तो सराहनीय है ही है। मैं इसमें एक आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस आया आपके जब आप बना रहे थे बिल्डिंग, तो कोई ऐसा एक वाकया या कोई एक छोटी सी बात जो कि बड़ी चैलेंजिंग थी और उसको आपने ओवरकम भी किया? शुरू में जब सेरेनिटी भवन बनाया ना तो चैलेंजेस तो वहीं पे ही आ गए थे और हमने फैसला भी कर लिया था कि आगे काम नहीं करेंगे। ओहो, ओके। मैंने ओपनली बोर्ड मीटिंग में भी बोला था और चेयरमैन को भी बोला था कि मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता जी। अगर आपने मेरे से काम करवाना है तो आप इंडिविजुअली मेरे ऊपर छोड़ दीजिए जी। और फिर मैं करूँगा। अब इनके लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है कि भाई कोई बाहर से आके सारा कुछ इनके हाथ से ले ले, किसी को पता कुछ ना हो, पर मान गए। मेरा ख्याल है मेरी भी किस्मत अच्छी थी, इनकी भी अच्छी थी कि ये चीज़ बन गई। मतलब ये एक अच्छा कम्बिनेशन बन गया कि मैनेजमेंट आपके साथ थी, उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया और आपने उनके जो ट्रस्ट था आपके अंदर में वो आपने पूरा फुलफिल किया। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं कि इन्होंने अगर हमारे ऊपर भरोसा किया जी। तो हमने इनको जो बिल्डिंग प्रॉमिस की थी शुरू करते वक्त 33 महीने में, और लोग हंसे थे, मेरे को याद है उस दिन। जी जी। मुंगा साहब उसी दिन वापस जा रहे थे, ओके। चेयरमैन साहब। हाँ जी। तो उन्होंने सोचा मन में कि चलो 33 महीने में तो क्या बनेगी, 48 महीने में बना लेते हैं, और उन्होंने 48 महीने में अपना सारा एक्सपेंस डिवाइड कर लिया। ओके। ये नहीं पता था उनको कि ये 33 महीने तो क्या, हमने तो 22 महीने में खड़ी कर दी, बीच में कोविड भी आ गया, सब कुछ आ गया। ओह एक्सीलेंट। 22 मंथ्स में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। एंड आई विल से वन थिंग, मेरे पास जितने भी लोग इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं वो खुद भी बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड है। अच्छा, अगर आपसे अपने ही आपके शब्दों में पूछें तो आपने जो अचीवमेंट की है और आपका जो टाइम आपने यहाँ दिया है, तो अब बिल्डिंग बन गई है और उसमें लोग भी आने बसने शुरू हो गए हैं, नए सीनियर सिटीज़न आ गए हैं। अब ये सब देख के आपको क्या फीलिंग आती है, क्या थॉट्स आते हैं और आपको कैसा लगता है? पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा दिमाग में गुरूर नहीं आता कि हमें कुछ बना दिया। ठीक है, हमारा प्रोफेशन था, हमने उसको बनाया, फेथफुली एग्जीक्यूट किया, अच्छी चीज़ बन गई। कहने वाले बोलते हैं जी हाई क्वालिटी बिल्डिंग बनी है, फर्नीचर लग गया तो लोग बोलते हैं 5 स्टार होटल बन गया ये तो। वो सुन के खुशी तो बहुत होती है, पर उसके बाद में
ये भी है कि यहाँ दिस इज़ नॉट द एंड, यहाँ तो और बहुत कुछ है। ये फॉर एग्जांपल अखंड ज्योति इसी टाइम के अंदर साइमल्टेनियसली बनी। जी। जो हेवनली एंजल्स की बिल्डिंग जो बन रही है 15 अक्टूबर को शुरू की गई है, 15 दिसंबर को शुरू की गई है। आज 4 महीने नहीं हुए और हम दूसरी मंजिल पे पहुँच गए हैं। हाँ उसमें राफ्ट फाउंडेशन है पूरी, बट हमने वहाँ राफ्ट इसलिए डलवा दी क्योंकि हमें वहाँ पता लगा कि पानी का जो लेवल है वो है करीब 15 फुट पे, तो 2.5 फुट का हमारे पास मार्जिन थी। ओके। हमने कहा यहाँ हम कर सकते हैं, अच्छा। तो उसके हिसाब से चले। अभी आज हेवनली पैलेस में रिटायरमेंट होम में हमारे 300 लोग रहते हैं। जी। अब ये सारे 300 लोग हैं, जो आप उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कोई एडवाइस होगी 300 लोगों के लिए, वो सबको बेनिफिट करेगी, उसके बारे में आप हमें अगर कुछ कहना चाहें तो विल बी थैंकफुल। सर एडवाइस तो बड़ी सिंपल है। यहाँ पे हर प्रोफेशन के लोग अपनी सारी लाइफ काम करके अपना एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। जी। अगर आप ये 300 लोगों को एवरेज जी। 20 साल का एक्सपीरियंस भी कर लीजिए जी, तो जी। कितने 6,000 6,000 साल। हाँ जी। क्या हमें ज़रूरत है किसी के बाहर से किसी को बुलाने की? जी। यहीं पे लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, पर मुसीबत सबसे बड़ी ये हुई है कि इनके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चीज़ हो गई है 60 साल में रिटायर हो गए जी तो हम तो निकम्मे हो गए। ये अंग्रेज़ों ने हमें एक बहुत बड़ी चीज़ दे रखी है कि रिटायर हुए तो जी काम ख़त्म हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। तो मेरा ख्याल है कि लोग आपको देख के, आपके काम को देख के इंस्पायर तो होते हैं। सर मैं इसमें माफ़ी चाहूँगा बड़े ब्लंटली बोलने का, इंस्पायर कोई नहीं होता। इतना लोगों ने यहाँ पे गालियाँ निकाली हैं हमको इस काम के पीछे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हम सारे ईगोइस्टिकल तो हैं सारे। और जैसा जब आप कोई यूनिक वर्क करते हैं, कोई जब भी आप ऐसा कुछ अलग हट के करते हैं, तो ये नेचुरल है कि सोसाइटी होती है या आपके जो आसपास की कम्युनिटी होती है, वो क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो उनकी एक अलग सी फीलिंग आती है। और काफ़ी लोगों की पॉजिटिव फीलिंग भी आती है और नेगेटिव फीलिंग भी आती है। ठीक है। तो आई थिंक वो तो आपने विथस्टैंड किया ही है। और उसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि आपके काम में कोई इंटरफेरेंस हुई हो या किसी वजह से आपको कोई ऐसी दिक्कत आती हो। बाकी ये है कि आपकी तरफ लोग देखते हैं और एडमायर करते हैं कि भी आपने इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतना काम किया है। मैं इसके साथ में आप से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अकेले कर रहे हैं वो तो ठीक है, आपकी टीम भी कोई साथ में है? कुछ लोग साथ जुड़े होंगे, आपने टीम बनाई होगी, तो क्या आप उस टीम को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे? हम बिल्कुल करवाएंगे। हमने पहली कंडीशन ही ये रखी थी जी। कि आप हमारी टीम के लिए कोई बंदा हायर नहीं करेंगे। जी। हम खुद इंटरव्यू करेंगे, हम खुद हायर करेंगे और उनकी सैलरीज भी हम खुद फिक्स करेंगे। बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि ऊजा साहब की टीम में तो लोग ऐसी ऐसी सैलरीज लेते हैं, मेन ऑफिस में तो मिलती नहीं है। जी। पर यहाँ प्रॉब्लम ये था कि जो लोग यहाँ हायर किए गए उनकी 2-3 चीज़ें देखी गई। जी। बेसिकली उनकी क्वालिफिकेशन, जी। उनका एक्सपीरियंस, उनकी एडेप्टेबिलिटी के वो काम सवाए अपने काम के और भी काम कर सकते हैं कि नहीं। जी। जी। हमने एक टीम क्रिएट कर दी यहाँ मल्टीटास्कर्स की। जी। आज ये हाल है कि किसी को परचेज का काम करना है तो अकाउंट्स वाला कर देता है, अकाउंट्स का काम करना है तो दूसरा आदमी कर देता है, हमें किसी की आज एब्सेंस नहीं फील होती। सो एक और चीज़ उसमें रखी गई। जी सर। मेरे को ये मालूम है कि मैंने सारी उम्र काम नहीं करना, जितनी देर कर सकूँगा कर लूँगा, पर मेरे को आगे की टीम भी तो बनानी है। हेवनली पैलेस के काम तो ख़त्म नहीं हो जाना। जी। जी। क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का एक ख्वाब था हाँ जी। कि हम एक फ्रेंचाइज बनाएं, इसका कंसल्टेंसी टीम हम बिल्ड करें और आगे लोग जो बनाना चाहते हैं ऐसे उनको चांस दें बनाने का, एडवाइस हम कर देंगे। तो हमने उसको नज़र में रखते हुए मैंने अपनी एक टीम पूरी फॉर्म की जो यहाँ सब बैठे हैं। जी। नमस्कार शर्मा जी, अभी आप गुस्सा नहीं करिए। हाँ, आपका बहुत हम स्वागत करते हैं और आपका थैंक करते हैं कि आप ऊजा जी की टीम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी बीवी इनको पूछती है क्या वो आपका गुस्सा हो जाए सहन कर लेते हैं, तो जवाब ये देते हैं आपने उनका गुस्सा नहीं देखा। हाँ, तो लोहे को लोहा काटता है। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, आगे उससे बड़ा हाथ है हमारे श्री मनीष नरोला जी जो आपको यहाँ लेके आए। हाँ जी। आइए सर, इधर आइए आप। हैं? हाँ जी, इनका तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत नज़र नीचे करके चलता था कि लोग ना देखेंगे, सोचेंगे सड़ियल है, बात करने नहीं है, इसलिए क्वाइटली हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों को इग्नोर करो।
जी। ये है कि ऑलमोस्ट इनविजिबल है, अच्छा जी, काम दुनिया भर का करते नजर नहीं आते कहाँ। बिल्कुल इनकी ये खासियत है इनकी कि खासियत ये है। अपना साइलेंटली अपने काम में बिजी रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, और बाकी आपने ठीक बोला कि ये इनविजिबल ही है। तो थैंक यू जी। हमने हाँ एक सख्ती यहाँ कर रखी है जी सर, कि आपसे कोई भी रेजिडेंट किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी मतलब एडमायर करता हूँ कि उन्होंने 300 लोगों में आहूजा जी जैसा एक हीरा चुना है और उन्होंने अपना काम पूरा किया है। तो एंड क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी दिखती है, जो काम होता है, जो उसका फल होता है, रिजल्ट आता है, वो सबको दिखता है। उसमें आपके साथ में कई कुछ चीज़ें आई हों आपके वर्किंग के दौरान, तो वो सब ओवरकम हो जाती हैं। एक दिली खुशी महसूस होती है कि आहूजा जी और उनकी टीम ने हेवनली पैलेस के लिए वॉलंटरी सर्विस दी है, और वो टाइम जो बड़े आराम से कंफर्टेबली अपने रूम में स्पेंड कर सकते थे, वो सारा का सारा समय उन्होंने हेवनली पैलेस या डीवीसी ट्रस्ट को दिया है। तो हम हेवनली पैलेस की तरफ से, मोगा जी की तरफ से और डीवीसी ट्रस्ट की तरफ से आप सबके शुक्रगुजार हैं। ये सब एक आई ओपनर है, ये बाकी लोगों के लिए भी एक ओपनर या लेसन है कि कोई भी आदमी अगर विल हो उसकी, तो वो कभी भी कोई भी कुछ काम, एज कोई फैक्टर नहीं है, किसी भी टाइम पे वो आदमी वो काम कर सकता है, कोई भी लेडी है, जेंटलमैन है। तो इसके लिए आप सबको फिर से धन्यवाद, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और आहूजा जी, आपके लिए ये जो शब्द हैं, ये मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली यंगर जनरेशन, जो हमारी सीनियर जनरेशन भी है, जो हमारे सीनियर सिटीज़न भी है, उनको भी इंस्पायर करेगी कि आप एक ऐसी लाइफ हेवनली पैलेस में स्पेंड कर सकते हैं जो आपके प्रोफेशन के बाद भी आपको एक्टिव रखती है। जो टाइम लोग इधर आराम में बिताते हैं, उसमें आप अपने आप को कैसे ऑक्यूपाई रख सकते हैं, वो आपके पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, वो आप इस एज में भी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मैं इसमें एक सेंटेंस ऐड जी सर, करूंगा हाँ जी कि ये सारी अचीवमेंट जो है ना, जी ये सर। मेरे इन सिपाहियों और जनरल्स के बिना हो नहीं सकती थी। तो अकेला मैं नहीं कर सकता, मैं इनका भारी हूँ। तो इनके लिए हम एक जोरदार क्लैपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, ये डिजर्व इट। ये हमारी टीम बहुत तगड़ी टीम है। तो टीम, थैंक यू वेरी मच। ओझा जी, हम Thank आपके you, sir. शुक्रगुजार Thank you हैं। very much. थैंक यू एंड यस। तो